हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है कहां पर? निधि मैम के धमाकेदार बायोलॉजी क्लास में। तो बहुत दिनों बाद आपको हम दिखाई दे रहे होंगे, है ना? भूल तो नहीं ना गए हमें? चेहरा वगैरह कुछ देखकर याद आ रहा है ना? पहचान रहे हो ना हम कौन है? आपकी अपनी निधि मैम है, सबसे प्यारी। हाय हाय मजाक कर रहे हैं, ठीक है? फटाफट से एक बार हमको बता दो, क्या मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? भैया कल आवाज के चक्कर में क्लास नहीं हो पाया, वरना कल ही हम आप लोगों का क्लास लिए होते, ठीक है? लेकिन कल का क्लास आज लेंगे, तो फटाफट से आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी, सहेली और बाबू जानू सोना सबको कर दीजिए शेयर और एक बार लाइव चैट में लिख दो कैसे हैं आप लोग, की हालचाल, रउआ लोग कैसन बानी, केम छो, मजा मा? एक बार लाइव चैट में चिपका दो जरा, ठीक है? फटाफट से सारे लोग एक बार हमको बताइए, ऑडियो वीडियो सब मेरे दोस्त सब कुछ क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी? नो मैम, नो मैम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार फटाफट से शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो भैया। आज निधि मैम इतने दिनों बाद आई है, कम से कम 300 पार होना चाहिए आज का क्लास। क्या बोलते पब्लिक, हो जाएगा ना? आज का क्लास 300 पार कराइए आप लोग। मस्त है मैम, आप कैसी हैं? हम भी एकदम बढ़िया, मजा मा। ओके देन, चलो ज्यादा देर नहीं करते हैं और धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज हम शुरू करने वाले हैं अपना धमाकेदार क्लास। हे भगवान, ठीक है? तुम लोगों के लिए हम धोई के लाए हैं कलुआ को, अरे बप्पा, है ना? तो देखो, इससे पहले वाली क्लास में हमने इधर कहाँ उधर कहाँ देख रहे हो? इधर देखो कैमरे में, ठीक है? तुमको बच्चा लोग देख रहा है। चलो, इससे पहले वाले क्लास में हमने कलुआ से नर जनन तंत्र को पढ़ाया था, ठीक है? इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया कि आखिर मेल में वो कौन से पार्ट से, मेल के शरीर में वो कौन से अंग है जो जनन की क्रिया में मदद करता है। आज कलुआ नहीं, आज कलुई का इस्तेमाल करेंगे और मादा जनन तंत्र को देखेंगे। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? एक बार फटाफट कलुआ के लिए लाइक करो, तो इसको उठा के ला रहे हैं, ठीक है? चलो इसको हटाओ पहले, ठीक है? सभी लोग लगभग हमको लग रहा है तैयार हो चुके हैं और अब हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे क्या, हम पकड़ लेते हैं एक लड़की को, ठीक है? अब मान लो गली मोहल्ला में है एगो लड़की चल रही थी, खूब क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, फेयर एंड लवली पोत कर एकदम, ठीक है? फैशन में चूर जलवा जलवा करते हुए चल रही थी। हमको दिख गई, हम कहे इसको छोड़ना नहीं है, इसको धर लेना है, और हमने कलुई को पकड़ लिया। इसका नाम है कलुई, ठीक है? कलुई दिखने में कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। अब ध्यान से समझो क्या बात आपको हम बताने वाले हैं। वैसे तो कलुई के शरीर में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है, आंखों से वो देखती है, ठीक है? अब कुछ लोग कहेंगे ना मैम, लड़कियों की आंखें तो वो कत्ल करने के लिए होती हैं, ठीक है? वो अपने निगाहों से वार करती हैं, गाना भी बन चुका है, लड़की कमाल आंखियों से गोली मारे। तो इसका आंख थोड़ा फूटा हुआ है, ठीक है? इसका आंख भैया, है ना, इसका आंख फूटा हुआ है, पत्थर का है, मैं नीला नीला लेंस से लगा के, लेंस नीला तबाह कैलू जीला, तो वो वाला लेंस लगा है कलुई में। तो देखो, कलुई के पास ऐसे तो बहुत सारे अंग है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, भैया बहुत सारे अंग है। लेकिन हम पढ़ने वाले मादा जनन तंत्र। हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त? हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र। और मादा जनन तंत्र का मतलब क्या होता है? मादा जनन तंत्र का मतलब होता है एक मादा के शरीर में, एक महिला के शरीर में वो अंग जो जनन की क्रिया में मदद करता है। क्या करता है? जो जनन की क्रिया में मदद करता है। अब मादा जनन तंत्र कहां पर? याद है नर जनन तंत्र हमने कहा था, हमने कहा इस पूरे शरीर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यहां पर मांस की बनी हुई एक पट्टी होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम के ऊपर वाले भाग को वत्स गुहा कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? डायफ्राम के ऊपर वाला भाग जहां पर फेफड़ा पाया जाएगा, इसको क्या कहते हैं? इसको वत्स गुहा कहते हैं। डायफ्राम के नीचे वाला भाग जहां पर छोटा आंत, बड़ा आंत, अमाशय, अग्नाशय, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, उसे उदर गुहा कहते हैं। और ये कमर वाला भाग, कौन सा भाग? ये कमर वाला भाग हमारा कहलाता है श्रोणि भाग।
क्या कहलाता है मेरे दोस्त? कमर वाला भाग कहलाता है श्रोणी भाग, है ना। और मादा जनन तंत्र कहाँ होता है? तो आपका जवाब होगा श्रोणी भाग में। कहाँ होता है? आपका जवाब है श्रोणी भाग में। तो देखो हमने क्या बोला, हमने कहा मादा के शरीर का वो अंग जो जनन की क्रिया में मदद करता है, जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, मादा जनन तंत्र कहलाता है। मादा जनन तंत्र में जो पूरा का पूरा अंग है वो कहां पर देखने को मिलेगा? श्रोणी भाग यानी कमर के नीचे वाले भाग में। लेकिन एक चीज याद रखना, महिला का जो पूरा का पूरा मादा जनन तंत्र है वो किससे? महिला के स्तन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? तो महिलाओं में जो स्तन है उनसे जुड़ा होता है। अब सवाल होगा मैम मेल के पास भी तो स्तन था, तो याद होगा हमने आपको पढ़ाया था लड़कों में भी स्तन पाया जाता है लेकिन वो असक्रिय होता है, वो सक्रिय नहीं होता। लेकिन महिलाओं का स्तन 14 साल के बाद क्या होता है? सक्रिय हो जाता है, इसमें वृद्धि होने लगेगा और ये आगे चलकर दुग्ध का निर्माण करेगा। इतनी चीजें हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाई थी। जहां तक हमें याद है हर बच्चे को इतनी बातें तो पता है ना। इतनी बातें तो मेरे दोस्त आप लोगों को पता होगा, बोलो है कि नहीं, है ना। जल्दी जल्दी बोलिए, क्या यहां तक सभी को क्लियर है मेरे दोस्त? जितने लोग भी देख रहे हो, क्या यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है? ठीक है मैम, हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया। ठीक है सोनम क्लियर है, ठीक है। बाकी जो यहाँ बतियाने आए हैं ना, कह रहे बेटा भाग जाओ यहाँ से, और ना यही बसौटा उठाएंगे और तुम लोगों को धो देंगे अच्छे से। ठीक है, कौनो बच्चा अगर यहाँ पर आलतू फालतू कौनो मैसेज लिखता हुआ हमको मिला तो तुम लोग अपना खैर सोच लेना। एक एक बच्चा का मैसेज डिलीट करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, जिंदगी भर ढूंढते रह जाओगे। मोमबत्ती का अगरबत्ती के रोशनी में निधि मैम को कहीं नहीं मिलने वाले हैं। रोशनी मैम को, निधि मैम को, है ना। चलो यहाँ पर आ जाओ। आइए भैया मादा जनन तंत्र को शुरू करते हैं। तो देखो मादा जनन तंत्र को महिलाओं के शरीर का वो अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, हम उसे क्या कहते हैं? मादा जनन तंत्र कहते हैं। मादा जनन तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? मादा जनन तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला वो अंग जिसके बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती। अगर महिला में वो अंग नहीं रहा तो जनन की क्रिया असंभव। याद है हमने आपको करवाया कि मनुष्यों में कौन सा जनन होता है? बताओ मनुष्यों में कौन सा जनन होता है? तो आपका जवाब होगा मनुष्यों में लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन? मनुष्यों में लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन का मतलब क्या है? लैंगिक जनन का मतलब है इसमें हमको दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होगी, एक नर और दूसरा मादा। ठीक है, नर के शरीर में क्या बनता है? तो आपका जवाब है नर युग्मक। नर के शरीर में नर युग्मक का निर्माण होता है, वहीं पर मादा के शरीर में मादा युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण? मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, हमने कहा जितने भी मनुष्य है, मानव है, उनमें लैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन भैया, लैंगिक जनन जो हमारे उसमें मतलब है कि दो हमको जनकों की आवश्यकता है, दोनों विपरीत लिंग वाले, दोनों नर नहीं होने चाहिए, दोनों मादा नहीं होने चाहिए, हमको एगो नर और एगो मादा चाहिए। सवाल क्यों नर मादा चाहिए? क्योंकि नर के शरीर में नर युग्मक बनता है और मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। एक चीज और याद रखना, शुक्राणु कौन बनाता है? तो देखो नर का वृषण। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कौन करेगा? तो नर के शरीर में जो वृषण होता है, ठीक है, दोनों टांगों में एक लटकी हुई संरचना जिसको वृषण कोश कहते हैं, उस कोश के अंदर अंडाकार गोलाकार गुलाबी रंग की एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे वृषण कहते हैं। और वही वृषण लड़कों में शुक्राणु यानी नर युग्मक का निर्माण करता है। वही बात करें अगर मादा की, तो मादा के शरीर में अंडाणु का निर्माण कौन करता है? तो अंडाशय करता है। ठीक है, जो अखरोट की तरह दिखाई देगा, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, कौन करेगा? तो अंडाशय करेगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, मादा के शरीर में मादा युग्मक कौन बनाता है मेरे दोस्त? तो याद रखना मादा के शरीर में मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। ठीक है, इसीलिए जो नर युग्मक का अब देखो जैसे घर में, ठीक है, घर में एक चीज
एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लो तुम 4 भाई बहन हो, ठीक है, और 4 भाई में से जो बड़ा वाला भाई है उसका सरकारी नौकरी लग गया, ठीक है, उसका 80,000 रुपया महीना। हमने पहले ही बोला था, क्या बोला था कि सरकारी नौकरी से बढ़कर ना कोई जिम है और ना कोई क्रीम है। अगर तुम बैगन हो ना तो शाही पनीर तुम्हारी ही है। तो भैया ये लाइन काहे लिए बोले थे? इसलिए बोले थे कि जिसका सरकारी नौकरी होगा उसका इज्जत घर में क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। 4 भाई में से अगर बड़का भाई का सरकारी नौकरी है ना तो मम्मी देखना उसके लिए बनाएंगे पनीर का सब्जी। अगर गांव वाला है तो गांव पे जो फेवरेट लोग होते हैं उनके लिए बनता है चावल, दाल, आलू का भुजिया, लौकी का कतरा, उसके बाद आम की चटनी। वाह वाह, मजा आ जाता है सब सुन के, ठीक है। तो जो सरकारी नौकरी वाला उसको ये सब मिलेगा, और जिसका कौनो नौकरी नहीं है उसको भैया माड़ भात दे दिया जाएगा। बहुत ज्यादा होगा तो चावल दे दिया जाएगा, कहा जाएगा जाओ नमक तेल ले लो और अचार लेकर खा लो। ऐसा ही होता है ना। वैसे ही हमारे शरीर में अंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अंग युग्मक का निर्माण करेगा, नर के शरीर में वो अंग जो नर युग्मक का निर्माण करेगा, मादा के शरीर में जो अंग मादा युग्मक का निर्माण करेगा, वो बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसका कदर बाकियों से ज्यादा होगा। जैसे यहां देखने को मिलेगा, हमने कहा मादा जनन तंत्र में जितने भी अंग हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग जिसको हम क्या कहते हैं, सहायक अंग भी कहते हैं, ठीक है, सॉरी आवश्यक। प्राथमिक अंग को आवश्यक कहेंगे, अगर ये नहीं रहा तो जनन की क्रिया असंभव है, ठीक है। जैसे घर में अगर कोई शादी ब्याह बर्थडे पार्टी होता है ना, तुम आओ या ना आओ, लेकिन अगर सरकारी नौकरी वाला नहीं आया तो शादी नहीं होगा, ठीक है। दुल्हा कहेगा कि जब तक मेरा बड़ा भाई सरकारी नौकरी वाला नहीं आ जाता हम अपने माथे पर, उसको क्या कहते हैं जी, सेहरा, मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मैं सेहरा नहीं बांधूंगा। तो सरकारी नौकरी वाले का इज्जत। वैसे ही मादा जनन तंत्र में अंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो अंग जिसके बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती, जो मादा युग्मक का निर्माण करता है, जो मादा के शरीर में लिंग हार्मोन का स्त्रावण करता है, हम उसे प्राथमिक अंग या आवश्यक अंग कहते हैं। और वो अंग कौन सा है? तो आपका जवाब होगा क्या? कौन है वो? कौन है वो? तो आपका जवाब होगा मैम अंडाशय। मादा के शरीर में, लड़कियों में 2 अंडाशय पाया जाता है। कितना अंडाशय? 2 अंडाशय पाया जाता है, और यही अंडाशय आपका मादा युग्मक बनाएगा, मादा युग्मक बनाएगा, और दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करेगा। फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। लड़कियों में जो लड़कियों वाले गुण आते हैं ना, जैसे आवाज का पतला होना है ना, और कमर लचीला होना, भैया जितने भी लड़कियों वाले गुण है जो लड़कियों में देखने को मिलते हैं, स्तनों का विकास, ठीक है, ये सारी चीजें किसके वजह से होती है? इस फीमेल सेक्स हार्मोन के वजह से। और ये हार्मोन कौन निकलवाता है? तो अंडाशय। इतनी चीज आपको याद रखना है। तो अंडाशय हमारे सरकारी नौकरी वाले हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के, इसलिए आपको याद रखना है किसके बारे में? अंडाशय के बारे में। अब आते हैं बाकी जितना भी अंग बच गया, उनको कहते हैं द्वितीयक। उसको क्या कहा जाता? उसे कहा जाता है द्वितीयक अंग। और इसे और किस नाम से जानते हैं? इसका एक और नाम है सहायक अंग, ठीक है। सहायक अंगों को हम कुछ भागों में बांट देंगे, जैसे सहायक नलिकाएं, सहायक अंग, उसके बाद सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां, उसके बाद बाह्य जननेंद्रिया, यानी बाहर से देखने पे महिला में जो जो दिखाई देगा, ठीक है, उसको बाह्य जननेंद्रिया कहेंगे। ये इतनी चीजें आपको याद रखना है, जननेंद्रियां, ठीक है, ये इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब देखो सहायक नलिकाएं कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन सी नलिका है जो जनन की क्रिया में मदद करती है, पहले वो जानते हैं, ठीक है। तो महिला के शरीर में फैलोपियन नलिका पाया जाता है। कौन सी नलिका? फैलोपियन नलिका, जिसको अंडवाहिनी भी कहते हैं, ठीक है। फैलोपियन नलिका ये नली है जो जनन की क्रिया में मदद करेगी। सहायक अंग में आपका आएगा गर्भाशय,
और गर्भाशय ग्रीवा। नाम मेरे दोस्त याद रखना। सहायक ग्रंथि, लड़की में 2 ग्रंथि पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। स्तन ग्रंथि जो दूध का निर्माण करेगा, ठीक है, और एक होता है बार्थोलिन ग्रंथि जो योनि को चिपचिपा बनाता है, बार्थोलिन ग्रंथि, ठीक है। अब बाह्य जननेंद्रियां, यानी जब फीमेल पार्ट को बाहर से देखेंगे तो जो चीजें दिखाई दे, इनको हम लोग, इनमें क्या क्या आता है, जघन सेल, जघन सेल, उसके बाद लघु भगोष्ठ, दीर्घ भगोष्ठ, उसके बाद है योनि छद, योनि छद जिसको हाइमन भी कहते हैं, और एक है आपका भगसेफ, और एक है आपका योनि, ठीक है, योनि, अरे 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 अरे, ठीक है, योनि। इतना पार्ट्स आपको याद रखना है। मादा जनन तंत्र में अगर ये नाम आपको याद है तो पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया। तो इन नामों को आपको याद रखना है, ठीक है। इन नामों को क्या करना है, आपको याद रखना है ताकि आपको दिक्कत ना हो अगर ये सारे पार्ट्स आपको याद है तो। देखो हमने क्या कहा, महिला के शरीर में पाए जाने वाले वो अंग जो जनन की क्रिया में मदद करते हैं मादा जनन तंत्र कहलाता है। मादा जनन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, पहला प्राथमिक अंग, दूसरा द्वितीयक अंग। प्राथमिक अंग उन अंगों को कहा जाएगा जो जनन की क्रिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मादा युग्मक और फीमेल सेक्स हार्मोन का स्रावण करते हैं, इसके अंतर्गत अंडाशय आएगा, ठीक है। द्वितीयक अंग महिला के शरीर के वो अंग जो जनन की क्रिया में केवल सहायता करते हैं, इनको कुछ भागों में बांटा गया, जैसे सहायक नलिकाएं, सहायक अंग, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रियां। अब इनको हमें समझना है। देखो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार हम क्या करेंगे, अंदर और बाहर दोनों से समझेंगे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम अंदर से देखें, ठीक है, अगर मादा जनन तंत्र को हम अंदर से देखें तो वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। देखो ध्यान से, ठीक है, ये है गर्भाशय। एक चीज आप लोग निधि मैम के क्लास में हो, अपनी दीदू के क्लास में हो, तो एक चीज, एक डाउट क्लियर कर लेना। जैसे बचपन में जब हमसे कोई पूछता था ना तुम कहाँ से हो, तो हम लोग बोलते ना मम्मी के पेट से हुए। अभी भी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि माएँ अपने बच्चों को पेट में रखती है। गाना भी बन चुका है, ठीक है, और भोजपुरी में कुछ गाने भी हैं जिसपे लिखा है कि गाने में बोला गया था कि हम तो अपने माई के पेट से भईनी, कुछ ऐसा बहुत सारा गाना है जिसमें माँ के पेट का वर्णन किया गया है। तो मेरे दोस्त वो लोग पता नहीं कौन टीचर से पढ़े, आप लोग बढ़िया टीचर से पढ़ रहे हो, तारीफ नहीं कर रहे, ठीक है, तारीफ कैंसल, ठीक है। आप लोग हमसे पढ़ रहे हो, इसलिए याद रखना कि जो संतान है वो पेट में नहीं गर्भाशय में रहता है, ठीक है। संतान आपको कहाँ मिलेगा, तो याद रखना एक बच्चा 9 महीने तक, ठीक है, 9 महीने तक कहाँ पर, माँ के गर्भाशय में रहता है। ये गर्भाशय क्या है मैडम जी, तो देखो जो कमर वाला भाग है ना, ये जो कमर वाला भाग है वहीं पर ये कमर वाला भाग है, यहाँ पर एक थैली जैसा संरचना होता है जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। ये थैली की तरह है, ठीक है। वो आपको बस इतना चीज याद रखना, जब तक लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, जब तक लड़की के गर्भ में बच्चा नहीं है, इसका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा आता है ये अपने आकार को बढ़ा लेता है। अब कैसे बढ़ाता है ये आगे की क्लास में पढ़ेंगे, सिर्फ इतना याद रखना है कि एग्जाम्पल दे देते हैं, कोई भी इस एग्जाम्पल को गलत नहीं लेगा वरना थप्पड़ मारेंगे दिमाग ठीक हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल, तुम लोगों को पढ़ाने में भी डर लगता है हमको। चलो यहाँ देखो एग्जाम्पल में, देखो जब तक अगर एक महिला प्रेग्नेंट नहीं है, एक महिला जब तक गर्भ धारण नहीं करती है, उसका गर्भाशय नींबू के आकार का होता है, एकदम नींबू देखो ना इतना बड़ा, बस इतना ही है। लेकिन जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है, महिला के गर्भ में बच्चा आता है, इसका आकार तरबूजे की तरह हो जाता है। इसीलिए आप लोग नोटिस किए होंगे ना कि जब बच्चा आता है तो माँ का पेट, माँ का जो गर्भ है वो काफी बड़ा देखने को मिलता है। तो पेट बड़ा नहीं होता, पेट जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। जो गर्भ होता है वो अपने आकार में वृद्धि करता है ताकि बच्चा आराम से 9 महीने तक गर्भ में रह सके। तो बस जब तक बच्चा नहीं है नींबू के आकार का, बच्चा गर्भ में आते ही इसका जो आकार है वो तरबूजे की तरह हो जाता है। तो यहां तक में हमको लग रहा है किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा,
ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मैम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। एक एक चीज को हम कहाँ थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थे। देखो हमने कहा अगर हम मादा जनन तंत्र को अंदर से देखते हैं, मादा जनन तंत्र की आंतरिक संरचना देखते हैं, तो देखो कुछ इस प्रकार से ये जो थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रहा है ये गर्भाशय है। गर्भाशय के नीचे एक दरवाजा है जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, और ग्रीवा के ठीक नीचे एक नलिका है जो बाहर की तरफ खुलती है, इसे योनि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, योनि कहा जाता है। गर्भाशय के दोनों तरफ, गर्भाशय के दोनों तरफ एक नलिका लगी होती है, ये याद रखना। गर्भाशय के दोनों तरफ क्या मिलेगा, एक नलिका लगी होती है जिसको हम कहते हैं फैलोपियन नलिका, इस तरह से, ठीक है। दोनों तरफ क्या मिल रहा है, एक नलिका मिल रहा है, और इस नलिका में किनारे पर जुड़ा होता है अंडाशय, इस तरह से अंडाशय लगा होता है, और ये अंडाशय आपका गर्भाशय से भी चिपका होता है, इस तरह से चिपका होता है लिगामेंट के द्वारा। किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा, मेसोवेरियम कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे, है ना। तो अभी बस इतना याद रखना, लिगामेंट के द्वारा हमारा जो अंडाशय, जैसे देखो हम पकड़ रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल भैया कोनो कप गिलास, हाँ मिल गया, रुक जाओ, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बहुत अच्छा सा, देखो ध्यान से। ये मान लो थोड़े देर के लिए अंडाशय है, ठीक है, और ये हमारा फैलोपियन नलिका और ये गर्भाशय। अब हमने क्या कहा, गर्भाशय के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, फैलोपियन नलिका लगा है। फैलोपियन के किनारों पर उंगली नुमा संरचना है जो अंडाशय को पकड़ने का काम करता है। अब ध्यान से देखो, ये गर्भाशय, ये फैलोपियन नलिका के लास्ट में उंगली नुमा संरचना जो क्या करता है, अंडाशय को पकड़ने का काम करता है। अब अंडाशय इस तरह से लटका हुआ है, कहां पर, मां के पेट में बीचों बीच। देखो ये कलुई का पूरा देखो कमर वाला हिस्सा, यहां पर देखो गर्भाशय है, ठीक है। गर्भाशय के दोनों तरफ इस तरह से क्या है, हमारा अंडाशय लगा हुआ है ना, ऐसे लगा हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये ऐसे पड़ा हुआ है, कहां पर, श्रोणि भाग में, तो अंडाशय गिर सकता है ना, अगर ऐसे हमारा उंगली पकड़ा हुआ है इस तरह से, तो ये क्या होगा, तुरंत नीचे गिर जाएगा। तो ना गिरे इसके लिए ये किससे, गर्भाशय से भी जुड़ा होता है, यानी दोनों से। इधर से हमारा कौन पकड़ा है, इधर से पकड़ा है हमारा, इस साइड से, इस साइड से पकड़ा हुआ है हमारा फैलोपियन नलिका, और इस साइड से पकड़ा हुआ है आपका कौन, तो याद रखना गर्भाशय। किसके द्वारा, तो लिगामेंट्स के द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्त, लिगामेंट्स के द्वारा। इतनी चीजें आपको याद रखनी। हमने क्या क्या बोला, हमने कहा, क्या कहा, हमने कहा ये मादा जनन तंत्र है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब अंदर से देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें ये हमारा थैलीनुमा संरचना जिसे गर्भ कहते हैं, यहाँ पर बच्चा 9 महीने तक रहता है। गर्भ के नीचे वाले हिस्से को हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के नीचे एक नलिका नुमा संरचना है जिसको योनि कहा जाता है, ठीक है। गर्भाशय के दोनों तरफ एक लंबी सी, ठीक है, नलिका लगी होती है जिसको हम फैलोपियन नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, फैलोपियन नलिका कहते हैं। अब सबके बारे में एक एक चीज पढ़ाने वाले, डिटेल में पढ़ाएंगे, बस क्लासेस में बने रहो, ठीक है, क्लासेस में बने रहो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक एक अंग के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, है ना जी मैम, आ जाओ फटाफट, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब एक एक पार्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हमने आपको क्या बताया, मादा जनन तंत्र में, जरा मेरे दोस्त एक बार बोलो जल्दी जल्दी, मादा जनन तंत्र में कौन कौन सा अंग आपको याद रखना है, सबसे जरूरी कौन कौन सा अंग है, तो पहले नंबर पर अंडाशय, इसे प्राथमिक अंग कहा जाएगा। अंडाशय देखो, अगर परीक्षा में आएगा तो क्या लिखोगे, परीक्षा में आपको अपने आप को बनाना नहीं है कि हम मान लो गर्भाशय, हमारा दोनों हाथ फैलोपियन नलिका और ये जग्गा हमारा अंडाशय, इस तरह से नहीं लिखना है। आपको अपने एग्जाम में एक एक करके सबसे पहले मादा जनन तंत्र के बारे में लिखना कि महिला के शरीर का वो अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है मादा जनन तंत्र कहलाता है। फिर दूसरे नंबर पे लिखना अंडाशय के बारे में, फिर लिखिएगा फैलोपियन नलिका के बारे में, फैलोपियन नलिका के बारे में, उसके बाद लिखना गर्भाशय के बारे में, गर्भाशय के बारे में, उसके बाद गर्भाशय ग्रीवा के बारे में, गर्भाशय ग्रीवा के बारे में, उसके बाद योनि के बारे में, और देन आपका टॉपिक रहेगा बाह्य जननेंद्रियां, बाह्य जननेंद्रियां।
इतने पॉइंट्स मेरे दोस्त आपको याद रखना है। इतना पॉइंट्स अगर आप याद रखते हो, समझो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। महिला के शरीर का वो अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, मादा जनन तंत्र कहलाएगा। मादा जनन तंत्र में अंडाशय प्राथमिक अंग है, बाकी सारे के सारे अंग किसमें आएंगे? आपके सहायक अंग या द्वितीयक अंग में आएंगे। अब एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अंडाशय के बारे में, है ना। क्लासेस पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग शेयर करते चलो, है ना। अगर क्लासेस पसंद आ रहा है मेरे दोस्त तो शेयर करते चलो। लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो, लाइक करने का पैसा लगता है जी। एगो लाइक कर दोगे तुम लोगों का क्या घट जाएगा। तो जो लोग जुड़ रहे हैं वीडियो को प्लीज लाइक करते रहें, दोस्तों को प्लीज शेयर करते रहें, है ना। ये काम इतना मेरे लिए करते चलो, ठीक है मैम। आ जाओ अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरह से है। क्या क्या चीजें हमने बोला? ये वाला भाग क्या कहलाएगा? गर्भाशय। गर्भाशय के नीचे ये वाला दरवाजा क्या कहलाएगा? गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा के नीचे नलिका क्या कहलाएगा? योनि। गर्भाशय के दोनों तरफ जो नलिका लगा है उसे क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका से क्या जुड़ा होता है? अंडाशय। अंडाशय किधर किससे चिपका होता है? तो एक तरफ हमारे फैलोपियन नलिका से जुड़ा होता है और एक तरफ हमारे गर्भाशय से जुड़ा होता है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे अंडाशय के बारे में। अंडाशय के बारे में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, अंडाशय स्त्री के शरीर का प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। प्राथमिक का समझ आया ना? प्राथमिक का मतलब है कि अगर अंडाशय महिला में नहीं रहा, आप लोग बहुत सारी महिलाओं को देखो, ठीक है। अगर कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि बच्चा के लिए तो एक लड़का और एक लड़की चाहिए। गाँव में क्या है, गाँव में लगता है एगो लड़का और एगो लड़की का ब्याह हो गया मतलब बच्चा हो गया। लेकिन बाद में शादी के कई साल बाद जब बच्चे नहीं होते हैं तब वो लोग सोचते हैं कि अरे यार लड़का लड़की है, फिर भी काहे नहीं इनको संतान हुआ? क्योंकि उनके शरीर में हो सकता है युग्मक नहीं बन रहा, हो सकता है मादा के शरीर में मादा युग्मक न बन रहा हो या नर के शरीर में नर युग्मक न बन रहा हो। तो नर और मादा का होना जरूरी नहीं है, बल्कि नर के शरीर में नर युग्मक और मादा के शरीर में मादा युग्मक का बनना जरूरी है। अगर किसी भी मनुष्य के शरीर में युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा तो ये चीज याद रखना है कि वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, यानी वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या बोला? अंडाशय स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है, यानी वो अंग जिसके बिना जनन की क्रिया संभव नहीं होगी। क्यों है? क्योंकि ये मादा युग्मक अंडाणु का और फीमेल सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करता है। सवाल आएगा कि अंडाशय को हम प्राथमिक अंग क्यों कह रहे हैं? तो आपका जवाब होगा क्योंकि अंडाशय मादा युग्मक का निर्माण करता है और फीमेल सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करता है। इसके बाद अंडाशय कहाँ पाया जाता है? तो अंडाशय मादा जनन तंत्र में कहाँ पर? श्रोणि भाग में पाया जाता है। कमर के नीचे वाला हिस्सा उसे हम श्रोणि भाग कहते हैं, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र में अंडाशय श्रोणि भाग में पाया जाता है। यह गर्भाशय के दोनों तरफ, ये चीज आपको याद रखना है। देखो ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय है और गर्भाशय के दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा? दोनों तरफ मिलेगा अंडाशय, ठीक है। दो अंडाशय है और दोनों किनारों पर स्थित होते हैं, ठीक है। महिला के शरीर में दो अंडाशय, दोनों कहां पर है? गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित है। इस चीज को अपने दिमाग में डाल लेना। महिला देखो, जैसे ही लड़की 12 से 14 साल की होती है उसके शरीर में अंडा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। कब बनता है? जैसे ही लड़की 12 से 14 साल की होती है उसके शरीर में अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब अंडाणु कौन बनाता है? तो आपका जवाब होगा अंडाशय बनाता है। तो महिला के शरीर में दो अंडाशय हैं, तो क्या दोनों बनाते हैं? तो आपका जवाब है हाँ, दोनों के दोनों अंडाणु का निर्माण करेंगे। सवाल कैसे? तो देखो ध्यान से, महिला के शरीर में जो अंडाणु है, ठीक है, महिला के शरीर में जो अंडाणु है, दो अंडाणु है, दोनों बारी बारी, जैसे एक महीना में ये अंडा बना दिया तो दूसरे महीने में ये बनाएगा, तीसरे महीने में ये बनाएगा, तो चौथे महीने में ये बनाएगा। समझ में आया? कभी कभी रेयर केसेस में दोनों के दोनों अंडाशय
एक साथ बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको जुड़वा बच्चे देखने को मिलते हैं। आगे की क्लासेस में पढ़ाएंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, एक साथ माँ के गर्भ में 2 बच्चे कैसे बन जाते हैं, ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लासेस में हम बताएंगे। लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है क्या कि महिला जो मादा जनन तंत्र है उसमें 2 अंडाशय पाए जाते हैं। दोनों अंडाशय अल्टरनेट यानी एक के बाद एक हर महीने क्या करते हैं, अंडाणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, तो हर माह अंडाणु का निर्माण करेंगे। चलो आगे की तरफ, अंडाणु कैसा है, तो अंडाणु लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये सभी लोगों को याद रखना है। अंडाशय 2 से 4 मीटर लंबा और क्या है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा देखने को मिलेगा। अंडाशय देखो दिखने में कुछ ऐसा होता है। महिला के शरीर में ऐसे 2 अंडाशय हैं, ठीक है। ये अंडाशय पूरा का पूरा एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है जिसको हम उपकला झिल्ली कहते हैं। जैसे हमारा पूरा शरीर, ठीक है, जैसे हमारा पूरा शरीर त्वचा के द्वारा ढका है ना, वैसे ही मादा का जो अंडाशय होता है वो उपकला झिल्ली के द्वारा पूरा का पूरा ढका होता है। और अंदर वाला भाग, पूरा अंदर का भाग पिठिका कहलाता है। क्या कहलाएगा, अंदर वाले भाग को हम स्ट्रोमा या हिंदी में पिठिका कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा या पिठिका कहते हैं। जिसमें किनारे वाले भाग उनको कॉर्टेक्स कहेंगे, मध्य का भाग मेडुला कहलाएगा। नहीं समझे, देखो आओ जाओ भैया, अंडाशय के बारे में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अंडाशय के बारे में कुछ पॉइंट्स जो पता होना चाहिए, जैसे ये प्राथमिक अंग है। कौन सा अंग है, प्राथमिक अंग है। संख्या में कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो श्रोणि भाग में, श्रोणि भाग में गर्भाशय के दोनों तरफ, श्रोणि भाग में गर्भाशय के दोनों तरफ, ठीक है। ये क्या करता है, तो आपका जवाब होगा मादा युग्मक, मादा युग्मक का निर्माण। और क्या करता है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन का स्त्रावण, फीमेल सेक्स हार्मोन का स्त्रावण, ठीक है। लंबाई चौड़ाई कितना है, तो भैया 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है। ये इतना याद रखना है। इसके बाद आपको अंडाशय किस झिल्ली के द्वारा, उपकला झिल्ली द्वारा ढका होता है, उपकला झिल्ली द्वारा ढका होता है। अंडाशय के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा यानी पिठिका कहते हैं, ठीक है। पिठिका को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला, मेडुला, ठीक है। ये हो गया इतना क्लियर, ठीक है। अंडाशय के बारे में इतना पॉइंट में हमको लगता है लगभग किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इतनी चीजें तो सारे बच्चों को समझ में आ गई हैं। अंडाशय के बारे में इतना पॉइंट याद है ना, तो आप अपने शब्दों में लिखकर भी 5 नंबर ला सकते हो, ठीक है। अपने शब्दों में लिखकर भी 5 नंबर ले आओगे, है ना। फीमेल का हार्मोन का नाम बता दीजिए। अच्छा चलिए, टारगेट एसएससी जीडी शुभम जी, फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम लिख देते हैं। महिला के शरीर में कौन सा हार्मोन निकलता है, तो देखो फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन सा है, 2। कौन कौन सा, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं एस्ट्रोजन और ये आपका प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है। इतनी चीजें मेरे दोस्त क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां तक में, जल्दी बताइए, क्या यहां तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है ना। टारगेट बताओ फटाफट, यहां तक क्लियर हो गया सुबह, जी मैम, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ, ये तो फीमेल का हो गया, ये अंडाशय के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हमारा अगला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अरे ये तो बताना भूल ही गए थे आपको, 8 बजे से हिंदी का क्लास है, भौकाली टेस्ट है, जब में हाँ सर जी लेकर आ रहे हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची। तो हमारे लल्ला लोग जिनको जिनको हिंदी पसंद है वो डीपी सर का क्लास जरूर कर लेना, काहे कि उसमें एकदम दमदार पर्यायवाची लेकर आ रहे हैं। तो आज ही 8 बजे चलेगा मेरे क्लास के बाद। चलो आगे की तरफ
बढ़ते हैं अंडवाहिनी। अब आ जाओ अंडवाहिनी पर। हमने कहा था, क्या कहा था, गर्भाशय के दोनों तरफ एक लंबी सी नलिका होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका कहते हैं। ठीक है, ये कितना लंबा होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। ये दिमाग में डाल लेना, अंडवाहिनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर है। अब मान लो हमारे पास कलुई धराई थी। ठीक है, ये हमारी कलुई है। कलुई के शरीर से हमने क्या किया, फैलोपियन नलिका को निकाल लिया। ठीक है, दोनों फैलोपियन नलिका को निकाला। अब एगो को देख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या ओपन कर रहे हैं, हमारा फैलोपियन नलिका। तो जब हम फैलोपियन नलिका को देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। ठीक है, मादा का जो फैलोपियन नलिका है वो कुछ इस प्रकार का, कैसा, कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। अब इसका नामकरण करते हैं। देखो, ये गर्भाशय है, इस तरह से गर्भाशय से जुड़ा रहता है। तो फैलोपियन नलिका का वो भाग जो गर्भाशय से जुड़ा होता है, हम उसे क्या कहते हैं, फैलोपियन नलिका का वो भाग जो गर्भाशय से जुड़ा होता है, हम उसको स्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थमस कहते हैं। उसके बाद फैलोपियन नलिका का सबसे चौड़ा भाग, इसको लवर पॉइंट, भैया एकदम सरकारी भाषा में इसको लवर पॉइंट कहते हैं। लवर पॉइंट पता है, हमारे गौवा में या फिर अक्सर देख रहे हो आजकल शहर में पार्क बन रहा है। पार्क बनाया जाता है कि वहां पे लोग एक्सरसाइज करेंगे, लोग वहां पर धूप लेंगे, छांव लेंगे। लेकिन आजकल का पार्क बन चुका है लवर पॉइंट, जहां पर भैया कोचिंग छोड़कर, स्कूल छोड़कर लोग निकल जा रहे हैं मिलने के लिए। वैसे ही मादा जनन तंत्र में भी एक लवर पॉइंट है। लवर पॉइंट का मतलब वो जगह जहां पर अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। ठीक है, अंडा निकलने के बाद यहीं पर 24 घंटे तक इंतजार करता है और बोलता है मेरा शुक्राणु आएगा, लड़का का शरीर छोड़कर आएगा। ठीक है, दौड़ कर आएगा, तोड़ कर आएगा। कौन आएगा, शुक्राणु आएगा। ठीक है, तो वो कहां पर इंतजार करता है, तो हमारे एम्पुला में। ठीक है, फैलोपियन नलिका का जो एम्पुला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमको क्या देखने को मिलता है कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर निषेचन करते हैं, इसीलिए ये चौड़ा भी होता है। तो याद रखना, फैलोपियन नलिका का वो भाग जो सबसे चौड़ा है, जहां निषेचन की क्रिया होती है, हम उसे एम्पुला कहते हैं। अब नीचे आ जाओ। ठीक है, कभी आप लोग पहले के समय में, क्या आप लोग कभी भी आज तक में क्या कौन सा तेल कहते हैं, मिट्टी का तेल खरीदे हो? जितने भी देखो हमारे गांव वाले बच्चे हैं, वो अगर हमारी तरह हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, जल्दी बोलिए। आप लोग अगर सुने होगे तो आपको पता होगा, क्या आप कभी भी मिट्टी का तेल खरीदे हो? अगर मिट्टी का तेल खरीदे होगे पहले के समय में, तो ऐसे कुप्पी मिलता था जिसमें हम लोग भैया कैनल में, ठीक है, कैनल मतलब डब्बा डुब्बी जो भी लेकर जाओ, उसमें डाल दिया जाता था और यहाँ से तेल डालते थे। यहाँ से तेल को हरार गंगे ऐसे बहाया जाता था, जो कुप्पी से होते हुए अंदर आता है। इसको कुप्पी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुप्पी के जैसा संरचना है। तो जरा ध्यान से इसको देखो, अगर आप इसे भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक कीप जैसी संरचना देखने को मिलेगी। किसकी? कीप जैसी संरचना, यानी इस तरह से। ठीक है, ये कैसा है? कीप जैसा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कीपक कहते हैं। क्या कहा जाता? इसे कीपक कहा जाता है। और इस कीपक में उंगली नुमा संरचनाएं लगी होती हैं, जिन्हें झालर कहते हैं। क्या कहा जाता? झालर कहा जाता। तो हमने क्या बोला, महिला में गर्भाशय के दोनों तरफ 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका लगी होती है, जिसे फैलोपियन नलिका कहते हैं। फैलोपियन नलिका का वो भाग जो गर्भाशय से जुड़ा होता है, उसे स्थमस कहते हैं। फैलोपियन नलिका का वो भाग जो सबसे चौड़ा होता है, उसे एम्पुला कहते हैं। फैलोपियन नलिका का वो भाग जो कीप जैसे, आई हो, ठीक है, फैलोपियन नलिका का वो भाग जो कीप जैसा दिखाई देता है, उसे कीपक कहते हैं। और फैलोपियन नलिका का वो भाग जो उंगली नुमा दिखाई दे रहा, उसे झालर कहते हैं। ये उंगली नुमा क्या करता है? अंडाशय को पकड़ने का काम करता है। इसका काम क्या है मेरे दोस्त? तो याद रखना, इसका काम है इस अंडाशय को पकड़ना। जैसे हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किस में करते हैं? चीजों को उठाने में, चीजों को पकड़ने में। वैसे ही हमारा जो ये झालर है, उसका काम है अंडाशय को पकड़ना, है ना। बोलो बोलो, क्लियर है? ये तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो जी, काहे कंजूसी कर रहे हो? चिल्ला चिल्ला के आवाज अपना बैठा लिए, गली मोहल्ला के लोग खड़े होकर मेरा क्लास देख रहे हैं, और एक तुम लोगों को कदर नहीं है मेरी क्लासेस का,
है ना। तुम लोग हमको नाराज करोगे तो हम चले जाएंगे, फिर आएंगे नहीं, है ना। फटाफट से सारे लोग लाइक करो, जितना जल्दी लाइक करोगे आगे क्लासेस बढ़ जाएगा। अब देखो हमने फैलोपियन ट्यूब के बारे में तो सारी चीजें बता दी। फैलोपियन नलिका के बाद आपको जो चीजें हैं, जैसे हमारा क्या था, फैलोपियन नलिका हो गया, अंडाशय हो गया, अब बारी है गर्भाशय की। अब किसकी बारी, अब बारी है गर्भाशय की। लेकिन गर्भाशय से पहले आप लोग एक चीज सुने होंगे, महिला नसबंदी। ठीक है, जनसंख्या इतना बढ़ रहा है कि लोग क्या कर, जिनको बच्चा नहीं चाहिए, बाकी चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी बस आप लोगों के मंद बुद्धियों में थोड़ा सा बुद्धि डाल दे। महिला नसबंदी में कुछ नहीं होता है, केवल ये जो फैलोपियन नलिका है ना, इसी को काट करके बांध देते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, ताकि जब मेल और फीमेल संभोग करें, शुक्राणु अंदर आ भी जाए। देखो अंडा तो यहाँ पर इंतजार कर रहा है, यहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। अगर प्रेमी प्रेमिका को मिलने से रोकना है तो क्या करना होगा, उनके बीच में कुआं खोद देना है कि भैया जिसको भी आना है एक दूसरे के पास, कुआं को क्या करना, कुआं को पार करना होगा, समुंदर पार करना होगा। वैसे ही देखो शुक्राणु यहां तक आ गया, लेकिन अब क्या हो चुका, रास्ता बंद हो चुका, जिसकी वजह से शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी को महिला नसबंदी कहते हैं। ठीक है, महिला नसबंदी में महिला का जो फैलोपियन नलिका है उसको दोनों तरफ से काट करके बांध दिया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। चलो अभी आगे की तरफ बढ़ो, आगे आ जाओ भैया। गर्भाशय, देखो प्रत्येक मादा में केवल एक गर्भाशय होता है। अभी तक में हमने बोला अंडाशय 2 है, ठीक है, फैलोपियन नलिका 2 है, लेकिन गर्भाशय जो बीच में एक थैली जैसा दिखाई दे रहा है, इसकी संख्या 1 है और इसे बच्चेदानी भी कहते हैं क्योंकि बच्चा इसी में 9 महीने तक रहता है। गर्भाशय का आकार ये दिखने में उल्टा नाशपाती देखे हो, कभी आज तक नाशपाती खाए हो कि नहीं? तुम लोग तो भैया आम सेब खाने वाले हो, हमको नहीं लगता इनमें से कौनो बच्चा कब नाशपाती खाया होगा। नहीं खाया तो एक बार फोटो देख लेना, जैसा दिखने में उल्टा नाशपाती होता है ना, वैसा ही हमारा गर्भाशय होता है। तो गर्भाशय दिखने में कैसा है, तो याद रखना उल्टे नाशपाती की तरह। ये कहाँ पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा श्रोणि भाग में। ठीक है, इसके नीचे एक द्वार पाया जाता है जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। और ये ग्रीवा क्या करता है, गर्भाशय को योनि से जोड़ता है ना। ये हमारा जो गर्भाशय ग्रीवा, इसका काम क्या है, गर्भाशय को योनि से जोड़ना। तो ये चीज भी याद रखना है, ये चीज भी आपको याद रखना है। अब देखो गर्भाशय में एक चीज याद रखो, हमने कहा गर्भाशय के अंदर 9 महीने तक बच्चा रहता है। ठीक है, गर्भाशय हमने कहा था कि ये नींबू के आकार का है, लेकिन जब बच्चा होता है तो इसके आकार में बढ़ोतरी हो जाता है। तो आपके मन में सवाल आया होगा, मैम कैसे, ये कैसे बढ़ सकता है, कैसे ये अपने आकार को बढ़ा लिया? तो आ जाओ बताते हैं। गर्भाशय जो कि उल्टे नाशपाती की तरह है, इसमें तीन परत पाई जाती है। कितने? 3 परत पाई जाती है। कौन कौन सा, तो देखो 3 परत कौन कौन सा है, इस तरह से। ठीक है, सबसे बाहरी परत को परिगर्भाशय कहते हैं, सबसे जो बाहर वाला परत है उसे परिगर्भाशय परत कहते हैं। दूसरा वाला मध्य परत कहलाता है और तीसरा वाला सबसे महत्वपूर्ण है जिसको अंतः परत या अंग्रेजी में एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। देखो जो गर्भाशय का आकार बढ़ रहा है वो परिगर्भाशय की वजह से, इसके पास क्षमता होता है अपने आप को खींचने का। रबड़ देखियो, रबड़ दिखने में इतना होता है लेकिन इसको खींच करके हम इतना लंबा कर सकते हैं ना। वैसे ही गर्भाशय की सबसे बाहरी परत जिसको अंग्रेजी में पेरीमेट्रियम कहा जाता है, बीच वाले को मायोमेट्रियम कहते हैं और सबसे अंदर वाली परत को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये दोनों परत क्या करते हैं, बच्चों को सुरक्षा देते हैं। लेकिन जो अंतः परत है इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये बच्चे को खाना देने का काम करता है। इसका काम क्या है, जब बच्चा 9 महीने तक रहेगा तो उसको खाने के लिए खाना चाहिए ना, उसको रहने के लिए आरामदायक गद्दा चाहिए ना, तो वो कौन देता है, ये लास्ट वाला परत जो खून का बना होता है। और अगर बच्चा नहीं हुआ, हर महीने याद रखना, महिला के शरीर में हर महीने खून का एक परत बनता है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। और यही परत जब बच्चा नहीं होता है तो
टूट करके महिला की योनि से निकल जाता है, जिसको हम पीरियड कहते हैं। बाकी आगे की क्लास में पीरियड्स के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, बस अभी इतना याद रखना कि पीरियड्स में जो ब्लड है वो क्यों आ रहा है, तो ये खून का बना हुआ जो परत है, गर्भाशय में 3 परत में से एक परत खून का बनता है, जो हर महीने बनता है बच्चे के लिए, लेकिन बच्चा अगर नहीं होता है उस महीने तो ये टूट करके निकल जाता है खून के रूप में, जिसको हम पीरियड कहते हैं। तो गर्भाशय भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब गर्भाशय के बाद है बाह्य जननेंद्रियां, यानी अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखा जाए तो कौन कौन से पार्ट्स हमको दिखाई देंगे, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखने पर कुछ इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलेगी। एक बार बना देते हैं, ठीक है। अगर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग बाहर से देखें तो कुछ इस प्रकार का संरचना मिलेगा। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखो। सबसे पहले ये वाला भाग जो गूदेदार होता है, वसा वाला भाग है, ठीक है। यहाँ पर रोम पाए जाते हैं, बाल जैसी संरचनाएं, ठीक है। ये बाल का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ये रोम क्या करता है कि बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज को महिला के शरीर में अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। तो देखो ये वाला भाग जो गूदेदार है उसको जघन सेल कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, जघन सेल कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, इन रोम को जघन रोम कहा जाता है। अब अंदर की तरफ आओ, नीचे में मोटी मोटी 2 परत मिलेगा, ठीक है, दोनों तरफ से इस तरह से मोटा मोटा 2 परत मिलेगा, जिसको हम दीर्घ भगोष्ठ कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता, लघु दीर्घ भगोष्ठ, हाँ दीर्घ भगोष्ठ कहते हैं। इस दीर्घ भगोष्ठ के अंदर भी एक पतला सा, ठीक है, ये वाला पतला सा परत है, इसको हम लघु भगोष्ठ कहते हैं, इसको लघु भगोष्ठ कहते हैं। अब अंदर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ पर इस तरह से मेल के शिश्न के समजात एक अंग पाया जाता है। जैसे पुरुषों में याद है, पुरुषों में कहा था ना कि यहाँ पर एक लंबा सा बेलनाकार संरचना पाया जाता है, जिसे हम शिश्न कहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार का महिला में यहाँ एक अंग पाया जाता है, जिसको हम भगसेफ कहते हैं। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्या आता है कि मादा जनन तंत्र में वो कौन सा अंग है जो शिश्न के समजात होता है। तो याद रखना, भगसेफ, ये महिला को उत्तेजित करता है, ठीक है, ये कहलाता है भगसेफ, भगसेफ। अब अंदर में देखा जाए तो यहाँ पर आपको 2 छिद्र मिलेगा। एक ये छिद्र, इसको कहते हैं मूत्र नलिका, इसे कहा जाता है मूत्र नलिका, जिसके द्वारा महिला क्या करती है, मूत्र त्यागती है। उसके ठीक नीचे यहाँ एक छिद्र मिलेगा, जिसे योनि कहेंगे। ये योनि जो है क्या करता है, मादा जनन तंत्र को बाहर की तरफ खोलता है। याद है अभी ये वाला जो पार्ट आपको कराए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जब आंतरिक संरचना आपको कराए थे, तो यहाँ हमने कहा ये गर्भाशय है, गर्भाशय के नीचे वाले भाग को गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा आगे चलकर एक लंबी सी नलिका में खुलता है, जिसको योनि कहा जाता है। इसे मैथुनांग भी कहते हैं। मैथुनांग का मतलब वो अंग जो मैथुन की क्रिया, सेक्स में पार्टिसिपेट करेगा, उसमें भाग लेगा, उसे मैथुनांग कहा जाएगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका। अब एक चीज याद रखना, योनि के चारों तरफ एक पतला सा बिल्कुल कागज देखे हो ना, कागज से भी पतला एक परत पाया जाता है, जिसे हाइमन कहते हैं। हाइमन या हिंदी में योनि छद कहा जाता है। ये कागज से भी पतला है। अगर कोई महिला दौड़ धूप करती है, साइकिल चलाती है, तो ये इजीली टूट सकता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है, पहले के समय में माना जाता था कि ये जो योनि छद है, हाइमन है, वो तभी टूटता है जब फीमेल पहली बार संभोग की क्रिया करती है। लेकिन आप लोग 12th में हो, बायोलॉजी लिए हो, तो आप लोगों को अपने दिमाग से इस वहम को निकाल देना है कि योनि छद तभी टूटेगा जब फीमेल फर्स्ट टाइम क्या करेगी, संभोग की क्रिया करेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये चीज याद रखना, कोई भी लड़की अगर ज्यादा दौड़ भाग करती है, ज्यादा मेहनत करती है, शारीरिक काम करती है, तो ये इजिली टूट सकता है। तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। आज की क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर दिया। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? एक बार फटाफट से बताइए, क्या यहाँ तक में जितने भी लोग देख रहे हैं, आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट किया। इसमें केवल 2 चीज बचे हैं। क्या क्या बचा है? एक महिला का स्तन ग्रंथि, जिसको हम कल
कल की क्लास में पढ़ेंगे कि आखिर महिलाओं में दुग्ध का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, महिला का स्तन कैसे मादा जनन तंत्र से जुड़ा हुआ है, और दूसरा बार्थोलिन ग्रंथि के बारे में। तो कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्तन ग्रंथि और बार्थोलिन ग्रंथि के बारे में। बाकी आज की क्लास में अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमें लगता है नहीं होगा, यहाँ तक में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, सभी लोगों को हर एक चीज कंप्लीट होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मादा जनन तंत्र यानी महिला के शरीर का वो अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, मादा जनन तंत्र कहलाएगा। इसको दो भागों में बांटेंगे। वो अंग जो जनन की क्रिया के लिए बहुत जरूरी है उसे हम क्या कहते हैं, आवश्यक अंग। महिला के शरीर के वो अंग जो जनन की क्रिया में केवल सहायता करते हैं उनको सहायक अंग कहते हैं। प्राथमिक अंग में हमारा अंडाशय आएगा जो संख्या में 2 पाया जाता है। सहायक अंग को हम 4 भागों में बांटेंगे। सहायक नलिकाएं जिसमें फैलोपियन नलिका आएगा जो कितना 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये दोनों तरफ गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होती है, ठीक है। सहायक अंग में गर्भाशय जो उल्टी नाशपाती के आकार का है, ये काफी छोटा होता है, लेकिन जैसे ही संतान होता है, संतान मां के गर्भ में आता है, इसके आकार में बढ़ोतरी हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। गर्भाशय के नीचे वाले भाग को गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय को योनि से जोड़ने का काम करता है, ये याद रखना। गर्भाशय ग्रीवा क्या करता है, गर्भाशय को योनि से जोड़ता है। योनि क्या है, मैथुनांग है, यानी वो अंग जिसके द्वारा मेल और फीमेल मैथुन की क्रिया करते हैं। मैथुन मतलब सेक्स भैया, ठीक है। तो मैथुन की क्रिया में मेल का शिश्न पार्टिसिपेट लेता है और फीमेल की योनि भाग लेती है, ये चीज आपको याद रखना है। सहायक ग्रंथियों में महिला के शरीर में 2 ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि, जिनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। बाह्य जननेंद्रियां, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखने पर जो आपको उभरा हुआ वसामयी भाग देखने को मिलता है उसको जघन सेल कहते हैं। वहां पर रोम जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको जघन रोम कहते हैं। मादा जनन तंत्र में जो बाह्य भाग है उसके चारों तरफ मांस की बनी हुई एक मोटी परत पाई जाती है जिसको दीर्घ भगोष्ठ कहते हैं। उसके ठीक नीचे एक और पतला सा परत पाया जाता है जिसको लघु भगोष्ठ कहते हैं। उसके अंदर ऊपर की तरफ एक बेलनाकार शिश्न के समान संरचना, शिश्न के समजात संरचना पाई जाती है जिसको भगसेफ कहते हैं। ये महिला को संभोग के लिए उत्तेजित करती है। उसके बाद है हमारा योनि। महिलाओं में 2 द्वार है, 2 नलिकाएं हैं, या 2 हम कह सकते हैं, हाँ 2 नलिकाएं। एक मूत्र नलिका जिसके द्वारा महिला मूत्र त्यागती है, दूसरा योनि जिसके द्वारा महिला संभोग की क्रिया करती है। योनि के चारों तरफ पतली सी एक कागज के समान परत पाई जाती है जिसको योनि छद या हाइमन कहते हैं। ये आसानी से शारीरिक क्रिया के द्वारा भी टूट सकता है, ठीक है। तो ये बार बार लाइन बोल रहे क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी लड़कियों को हाइमन को लेकर जज किया जाता है जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप 12th में आ चुके हो, बायोलॉजी लिए हो, तो कम से कम आप अपने दिमाग में ये चीज रखना कि शारीरिक क्रिया करने की वजह से भी वो टूट सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है योनि। योनि हमने करवा दिया। तो आज के क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। सारे लोग वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना अगर आपको मेरी क्लास चाहिए तो रोजाना मेरी क्लास के लिए आपको ज्वाइन करना होगा बिहार बोर्ड टॉपर्स बैच। तो सभी लोग क्या करिए, रोजगार विद अंकित ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके 999 में आप हमारा बैच खरीद सकते हैं, जहां पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। बाकी यूट्यूब वाले बच्चों, आपको पता है कि आपकी क्लासेस अब रेगुलर नहीं चलेगी, है ना। अब आपकी क्लासेस केवल वेडनेसडे और आपका फ्राइडे चलने वाला है, क्लियर। तो अगर आपको रेगुलर चाहिए तो ज्वाइन कर लो। बाकी कल तैयार रहिएगा, कल वापस से आ रहे हैं स्तन ग्रंथि की क्लास लेकर, जिसमें हम फीमेल में दुग्ध का निर्माण कैसे होता है, स्तन का काम क्या है, मेल में ये असक्रिय क्यों है और फीमेल में सक्रिय क्यों है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ओके देन भैया, मैं तो थक गई। ठीक है, तो हम भी थक चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिहार बोर्ड RWA से जुड़े रहिए। क्लासेस पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्त लोगों को शेयर करो, उनको बोलिए कि निधि मैम यहाँ पर बिहार बोर्ड RWA चैनल पर आप लोगों की क्लासेस ले रही हैं, तो क्लासेस में जुड़ करके अपना बायोलॉजी कंप्लीट करें। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जिनको जिनको क्लासेस पसंद आया है एंड होते ही लिख देना। ओके ओके देन, बाय बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ठीक है, हंसते मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और माँ बाप का नाम रोशन करो। बायोलॉजी में 90+ मार्क्स लेकर आओ ताकि निधि मैम भी खुश हो जाए। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।